Welcome to 12th standard. Possibly this is my first lecture that you guys are attending. मेरा पहला ही lecture है जो आप लोग ने attend करना है. So today, let me introduce myself थोड़ा सा. I am your physics teacher. My name is सुशांत. आपको दिख रहा भी होगा. ठीक है, सुशांत करके नहीं बुलाने का, सुशांत सर बोलने का. ठीक है, वरना पता चला रास्ते पर ही सुशांत इधर आ भाई, वो स्टार्ट नहीं कर देने का. My basic go to with every lecture, like मैं कभी भी कोई lecture start करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले तो एक चीज करता हूँ, and that is संगीत. म्यूजिक सुने बगैर lecture start नहीं करने का. Not just mine, तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ सुबह उठ के संगीत सुनने का. ठीक है, तो कौन सा संगीत सुनने का, यही सुनने का बस. गैस मारो कौन सा म्यूजिक, कौन सा थी इसका गाना है, स्टार्टर का इंट्रो कौन से इसका है, गैस करो जरा. आई नो तुम्हारे टाइम पर अभी तुम लोग को अभी ये गाने बजते कि नहीं, बट जब मैं छोटा था तो हमको यही सब बजता था. एनी गैसेस? क्या बच्चे कुछ बोलते नहीं है? अरे वाह, शाबाश. आज जाके इसको पूरा सुनना, जिन लोग को नहीं पता है कि गाना कहाँ से आता है, इसको पूरा सुनना सब लोग. ओके, एनीवेज, आई एम ए फिजिक्स टीचर एज ऑलरेडी सेड. फिजिक्स में मैं कुछ चीजें पहले बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद लेक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट ड्रामा. है जिंदगी भर पढ़ना है यार. आज थोड़ा सा प्रवचन भी आज करूंगा मैं. ठीक है, मैं एक पहले ना कुछ चीजें पूछूंगा, मेरे को सब बताना प्यार से, अच्छे से, एकदम अच्छे बच्चे रखे तरह. तुम में से कितने लोग हैं जो JEE करना चाहते हैं? JEE जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग को सीट देता है. जेई वाले बच्चे, जेई मेंस वाले बच्चे, वो जरा चैट बॉक्स में यस 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 मी अपना अपना नाम लिख के दो जरा. यस, कितने बच्चे हैं जो JEE करना चाहते हैं? Okay, there's one is Pooja, then is Vishal, and बस दो ही. ओके, और कितने बच्चे जो CET देना चाहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? Jay wants to give common entrance test, and बस एक लौता बच्चा CET देगा, Pooja. Okay, Pooja also wants to go for JEE and CET, followed by Kunal. Okay, Shivam wants to give JEE, Tanvi wants to give CET. Good. And how many? Okay, NEET and CET both. Okay. And how many of you want to go for NEET? Janvi, Tanvi, Rashi, Jay, Sana. Oh, good number of students for NEET. And how many of you only want to go for 12th standard? सिर्फ HSC. कोई ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में, जीवन सुकून वाला है. वैसे लोग कौन है जो लोग सिर्फ 12 देना चाहते हैं? ओके ओके, बस कोई नहीं ऐसा जो सिर्फ 12 देना चाहता, सबको एंट्रेंस देना ही है. ओके, पुनीत वांट्स टू गिव ओनली 12th. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ज्यादा बच्चे सिर्फ 12th वाले नहीं, मेजॉरिटी बच्चे जो है एंट्रेंस वाले. आई कैन अंडरस्टैंड, बट लेट्स जस्ट सी सम फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को ना हम लोग थोड़ा सा ही बात करूंगा. मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा. मैं थोड़ा मेजरली लेक्चर्स और थोड़ा सा बकवास.
देखो जब हम 12th दे रहे हैं, 12th फिजिक्स स्पेसिफिकली, लेट मी टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में यू गॉट 2 सेक्शंस, जिसको हम लोग फिजिक्स 1 एंड 2 में क्लासिफाई कर देते हैं। फिजिक्स 1 में हमारे चैप्टर नंबर्स 1 to 7 आते हैं। जनरली 1 to 7 नहीं आते हैं, बट फिर भी हम लोग 1 to 7 कंसिडर करते हैं। फिजिक्स 2 में चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हम लोग लेके जाते हैं, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2। ऐसे कौन से चैप्टर्स है 11th स्टैंडर्ड से जो तुमको 12th में काम आएंगे, पहले वो भी बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर जो काम आएगा दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। प्लीज डू दिस। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट करके लेना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइस लिटिल चैप्टर, यू शुड डू दिस। सेकेंड, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल टू प्लीज डू वेक्टर्स। वेक्टर्स करके लेना जरूरी है। फोर्थ इज सेमीकंडक्टर्स। ये 3 चैप्टर जो है ना, ये आपको मिनिमम पढ़ने हैं। इसके बाद आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी गुड चैप्टर। इसका एप्लीकेशन होगा 12th के चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा आएगा, बट है। तो एटलीस्ट 1, 2, 3 तो पढ़ना ही है। फोर्थ चैप्टर इज अ चॉइस, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, चल जाएगा काम। ऐसा नहीं होगा कि जीवन समाप्त हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना सबको समझा? सबको मिनिमम ये चीज तो करना है ही है। मिनिमम सब ने यूनिट एंड मेजरमेंट करना है, वेक्टर्स करना है, सेमीकंडक्टर्स करना है, ये तीनों आना ही चाहिए। मैंने फिजिक्स का भी बता दिया। 12th में ये चैप्टर्स है, फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 के। अगर मैं ध्यान से सोचूं, फिजिक्स 2 में 8 चैप्टर्स है, फिजिक्स 9 चैप्टर्स है, और फिजिक्स 1 में 7 चैप्टर्स है। टोटल मिला के 16 चैप्टर्स होते हैं। एंड जो टोटल वेटेज आता है वो है 70 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा। अब लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग कि सर इस साल ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, पता नहीं। हमारा तो ऑनलाइन जैसा सीन लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा मेजोरिटी पेपर्स होगा वो ऑफलाइन ही होने वाला है। मेजोरिटी चांसेस ऑफ योर पेपर्स विल बी ऑफलाइन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हाउ टू स्कोर, मतलब फिजिक्स को थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है। जैसे मैंने बोला 16 चैप्टर्स है मेरे पास, बरोबर। अगर मैंने आज का डेट डिसाइड किया, और आज का डेट है 19th ऑफ मई, मैं तुमको वो तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें तुम लोग 100 में से 98 ला सकते हो फिजिक्स में, मिनिमम। फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है। मैंने वीकली 1 चैप्टर कंप्लीट किया, एक वीक में एक पूरा चैप्टर। पूरा 7 दिन लगाया, 7 दिन नहीं 6 दिन लगा, 6 days 1 चैप्टर। अब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारे पास 15 से ज्यादा टॉपिक्स हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर नहीं, तुम्हारे पूरे सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक चैप्टर ही नहीं है जिसके पास 15 से ज्यादा टॉपिक्स हो, एक्सेप्ट फॉर 1 फर्स्ट चैप्टर जो है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें 15 टॉपिक्स के आसपास है। बट बाकी किसी में भी 15-16 क्वेश्चन है ही नहीं। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ 15 क्वेश्चन है, एंड यू डू 3 क्वेश्चन अ डे, मतलब 3 टॉपिक्स अ डे, तो तुम्हारा 5 दिन में तो एनी विच वेज पूरा चैप्टर हो ही जाता है। और 1 डे फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर मैं सबसे बड़े चैप्टर की बात करूँ ना, तो ये होगा 6 दिन लगेंगे उसको। 3 टॉपिक एक दिन में पढ़ना है, और 6 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है एक चैप्टर का। बस रोज उठ के बैठ के पढ़ना है, 3 टॉपिक्स पर डे। अगर ऐसा करोगे तो 16 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मेरे को लगता है कि 17 हफ्ते लगने वाले। 17 हफ्ते क्यों लगेंगे? कि जो फर्स्ट चैप्टर ना, उसको 2 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को 2 हफ्ते लगते हैं, ये मेरे को पता है। जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि चलेगा, फर्स्ट चैप्टर को 2 हफ्ते लगेंगे, और बाकी हर चैप्टर को एक एक हफ्ता लगेगा। 17 वीक्स का मतलब होता है 4 months एंड 1 वीक। अगर मैं अज्यूम करता कि जो 1 वीक है वो मैंने मई को कंसिडर कर लिया, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तुम्हारा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा एक बार पढ़ के। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर हो गया है तो अक्टूबर नवंबर को क्या करो ना, यही फिजिक्स का जो सीईटी क्वेश्चंस है, ये मैं सेल्फ स्टडी की बातें कर रहा हूँ। मैं वो बातें नहीं कर रहा कि क्लासेस में क्या पढ़ा रहे, तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा रहा। आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई ओनली केयर अबाउट यू पीपल। मैं तुम्हारे हिसाब से बात कर रहा हूँ।
ठीक है, ये जो तुमने 16 चैप्टर पढ़े ना, अब पढ़ के तो हो गया है ना तुमको क्या करना है, उसका बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करने का है। वो एमसीक्यू सॉल्व करो, अक्टूबर नवंबर चाहिए तो दिसंबर भी ले लो, फिर वापस से जैन और फेब बोर्ड के प्रीलिम्स पे फोकस करो। नहीं लगता कि हो जाएगा सब कुछ? कितने लोग का लगता है कि अगर तुमने ये पैटर्न फॉलो किया, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स तक तुम 98 तक ला सकते हो? और क्या 12th में 98 लाना इजी है? हाँ इजी है। कंडीशन अप्लाइड, ये पैटर्न फॉलो करो। ठीक है, क्या 12th सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है? आज तक तुमने जितने भी एग्जाम दिए सबसे डिफिकल्ट है। क्या 12th में मार्क्स आता है? आज तक तुमने जितने भी मार्क्स कमाए उससे ज्यादा आ सकता है 12th में, बट कंडीशन अप्लाइड ये रोज करना होता है। मैं अच्छी बातें करता हूँ, मैं बहुत गंदी गंदी बातें भी करता हूँ। गंदी गंदी मतलब मैं गालियां भी देता हूँ बच्चों को, गालियां नहीं देता, चिल्लाता हूँ। हाँ। ओके, तो कितने लोग को लगता है कि आराम से हो जाएगा? एक बच्चे ने लिखा है आराम से हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो। ओके, उसने नहीं लिखा था मेहनत करे तो, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। मुझे लगता है ओके, वेरी गुड। तो अभी आपको सबको पता है कि वीक में मुझे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और दिन में मुझे सिर्फ 3 टॉपिक करना है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्कोर। ये असम अगर कोई बोलता है कि नहीं 12th में स्कोर नहीं हो सकता, 12th बहुत हार्ड है, इस बिकॉज उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आराम से 98 तक आ सकता है। करना क्या है मुझे? 3 टॉपिक्स पर डे फिजिक्स का, 3 टॉपिक हर दिन करके देखो, मजा आएगा। मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। फिजिक्स इससे पहले कभी क्वेश्चन आया ही नहीं होगा, जितना अगर तुमने कंप्लीट कर लिया ना तो तुमको मजा आएगा। देखो, एक मेरा रूल्स बहुत सिंपल है। रूल्स बड़े सिंपल है। सबसे पहला, वर्क विद द टीचर। टीचर ने जो जो पढ़ा है वो उसी दिन पढ़ के खत्म कर दो, तो तुमको 3 टॉपिक्स पर डे का तो झंझट भी नहीं रहेगा। जब तक सिलेबस खत्म हो जाए क्लास में तब तक तुम्हारा पढ़ के भी हो गया रहेगा, तुमको ऐसा तो टेंशन नहीं रहेगा तो पढ़ के हुआ हुआ नहीं क्या है करके। सेकेंडली, जैसे तुम्हारा वर्क विद द टीचर हो गया, प्रैक्टिस मोर, यूज योर टाइम वाइसली। वाई डू आई से यूज टाइम वाइसली? देखो, मेरे को नहीं लगता कि इस साल अक्टूबर से पहले तुम्हारा ऑन ऑफलाइन स्कूल चालू होने कॉलेज चालू होने वाला है। तुम्हारा कॉलेज अक्टूबर से पहले तो चांस ही नहीं चालू होने का। ठीक है, तो टेक्निकली तुम्हारे कॉलेज के 6 घंटे जो लगते हैं ना तुमको कॉलेज में बैठने के, वो तुम्हारे बच जाते हैं। अब तुम लोग कहे सर हमारे को कॉलेज ऑनलाइन रहते हैं, सर हम लोग क्या करें, सर हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, सर हमको कॉलेज के बाद ब्रेक ही नहीं मिला, सर मैंने कॉलेज जाने जाने के बाद मैंने सपने देखे थे कि मैं एक को पटाऊंगा, मैं उसके साथ कॉलेज के कैंपस में घूमूंगा, अय्याशी करूंगा, फिर वो मेरा ब्रेकअप होगा, फिर मैं रोऊंगा। ये सब मैंने सोच के रखा था सर, बट मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा सर, कैसे चलेगा मेरा जीवन सर? तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, खुश रहो क्योंकि तुमको 6 घंटे कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा। उससे उसके लिए 1 घंटा तैयार नहीं होना पड़ रहा, कॉलेज से आने के लिए 1 घंटा, मतलब तुम्हारा 8 घंटा दिन का शिफ्ट बच रहा है। आई नो कॉलेज में मजे कर मारने की सबकी इच्छाएं होती है, सबको घूमना फिरना नाच गाना अय्याशी चाहिए होती है। लाइक आई डिड इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट अब नहीं है नसीब में तो नहीं है नसीब में, कोविड थोड़ा ना घर लेके आओगे, है ना? तो अगर नसीब में जो है उसके साथ खुश रहो, और 8 घंटा तुम बचा रहे हो ये सोचो। ये 8 घंटे से अगर मैंने 4 घंटा, सिर्फ 4 घंटा मेरे करियर पे फोकस किया, तो मेरे स्टडीज पे फोकस किया, तो इमेजिन करो ये 8 घंटे में से 4 घंटा सो बिंदास लेटे पड़े रहो तुम लोग। ठीक है, तो सारे बेवड़े लोग सारा दारू पी के पड़े रहो घर पे, बट अगर मैंने सिर्फ वो 4 घंटे में से सिर्फ 4 घंटा बैठा और सिर्फ 4 घंटा करियर पे फोकस किया, स्टडीज पे फोकस किया, तो क्या तकलीफ है? तुम्हारे पास 24 घंटे है। ठीक है, जिसमें से तो आज मैं बोलता हूँ कि 16 घंटे तो बच्चे सोते ही है। ठीक है, मतलब इतना मैं जानता हूँ 16 घंटे बच्चे सोते ही है। 8 घंटा बचता है खाली। 8 घंटे में से मैं बोलता हूँ 4 घंटा सिर्फ पढ़ाई पे, सेल्फ स्टडी पे लगा दो, सेल्फ स्टडी पे लगा दो। 16 घंटा सोना में तुम्हारी कमर की वाट लग जाती है। लेट मी जस्ट से दैट। और कितने बच्चे हैं जिनकी कमर में दर्द हो रहा है सो सो के? बता दो अब। बिंदास शर्मा उन्हें बिंदास बता दो कितने बच्चे हैं जिन लोग की कमर में अभी से दर्द हो रहा है क्योंकि उनको सोना, तो काम धंधा है नहीं तो सो जाते हैं। अब मेरे हो रहा है यार, और मैं कोई बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ नहीं हूँ, मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा जवान हूँ।
बच्चा हो इनफैक्ट, अभी तो जवानी उतरी हो, क्या बोलते, चढ़ी भी नहीं मेरे पे। यस। कमर में दर्द है तो अपनी कमर को थोड़ी सी सीधी करो, और रोज रोज 3-4 घंटा ना पढ़ाई पे फोकस करो। देखो, 10th के बाद ना सबको मार्क्स अच्छे आते हैं। कितने लोग हैं इधर जिनको 90 के ऊपर आए 10th स्टैंडर्ड के बाद? कितनों को नहीं भी आते हैं, ऐसा नहीं है। सबके दिन अच्छे नहीं होते ना लक्ष्मण। हाँ। ओके, समवन ने स्कोर्ड 95%, 90 के ऊपर वाले बच्चे। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। मेरे यहाँ पे है 50, नहीं, कितने स्टूडेंट्स है टोटल, लेट मी जस्ट सी, गिव मी अ मिनट। यहाँ पे टोटल है 53 स्टूडेंट, जिसमें से 3 बच्चे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब चला रहे हैं। अभी भी 2 बच्चे चला रहे हैं, और बाकी के 51 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली सीइंग दिस सेशन। वो जो ओ वो जो बच्चे चला रहे हैं ना बेटा, हमको पता चलता है यहाँ पे कि आप लोग क्या कर रहे हो करके। सो लेट मी जस्ट से दैट प्लीज डोंट यूज अदर एप्लीकेशंस ऑन योर phone or your laptop or your WhatsApp, whatever it is. Please just focus only on what I am saying, because I'm not saying anything that is stupid. स्टूपिड बातें मैं करता हूँ। आज फर्स्ट लेक्चर में मैं कम स्टूपिड बातें करूंगा, अगले लेक्चर में हम लोग और बकवास बातें करेंगे। बट मेरा सिर्फ एक ही बोलना है कि ध्यान से सुनो जो भी मैं बकवास करता हूँ, बिकॉज सम ऑफ इट एक्चुअली हेल्प्स इन योर रियल लाइफ। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था, अभी भी 2 बच्चे गायब है। क्या करेंगे हम तुम्हारा? वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90, वेरी हैप्पी। तो 10th में मार्क्स आते हैं, और 12th के बाद मालूम है क्या आता है? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको? एनीबडी विद एन आंसर, क्या बोलते हैं उसको? औकात। 10th में ना मार्क्स आ जाते हैं, बट 12th तुमको औकात दिखाता है। तो याद रखना ये चीज को, क्योंकि अलॉट ऑफ केसेस 10th में बच्चे 95, 99 है। मेरे इधर एक लड़की है, मेरी इधर जान दो, मेरी एक स्टूडेंट रही है पास्ट में, ठीक है, थाने में वो स्टूडेंट थी। आई नॉट से हर नेम बिकॉज वो ऐसा लगेगा डिफेम कर रहा मैं बच्ची को। बट शी स्कोर्ड 97% इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, जो लोगों ने सेम स्कूल में 96% मांगा था। 2011 की बात है ये, अब से ओह माय गॉड 10 साल पहले की बात है ये। मतलब मेरे पास स्टोरी उतनी पुरानी है। 2011 की बात है। वो बच्ची ने 97 स्कोर किया था। शी वॉज माई स्टूडेंट, द रेस्ट ऑफ दीज 2 वर नॉट माई स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने सेकंड और थर्ड जो आया, ये बच्ची मेरे को लास्ट के 1 महीने में आई थी मेरे से पढ़ने के लिए। बोर्ड जनवरी का महीने में उसकी मम्मी ने एनरोल किया था ये बच्ची को। उससे पहले नहीं थी मेरे पास। तो मैं इन दोनों बच्चे जो नहीं थे उनके बारे में नहीं बात करूंगा। 12th में क्या होता है ना बेटा, लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू एक्शन। बहुत लोगों को प्यार हो जाता है, बहुत लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को पढ़ाई बहुत बोरिंग लगने लगती है, उनको लगता है हम हमारी जवानी बर्बाद कर रहे हैं करके। और कुछ लोग इस अंधविश्वास में चले जाते हैं कि बिना पढ़ाई के भी जीवन अच्छा हो सकता है करके। और पता नहीं बहुत सारे कारण रहे होंगे, और मैं तो इतना ही जानता हूँ। ये बच्चे को 97 से 71 आ गया। ये बच्चे जो 96 थे ना, एक को 67 आया था और एक को 66 आया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इन लोग ने पढ़ाई नहीं की होगी, मतलब सॉरी, इन लोग को ये सारी अय्याशियां हो गई रहेगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा होता है जो 10th और 12th में फर्क लेके आता है, 15% का डिफरेंस ले आता है। जो बच्चा 10th में 90 लाता है, वो बच्चा 12th में 75 क्यों लाता है? मेरा क्वेश्चन ये है। एंड इतने सालों में मैं पढ़ा रहा हूँ, 11 साल से, मैं 19 साल का था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। मतलब मैं 12th पास हुआ, 3 महीना घर पे मतलब 3 महीना मैंने टाइम पास किया था क्योंकि मेरा वेकेशन था। उसके बाद मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाने लगा, 1 साल के बाद मैं 11th और 12th को पढ़ाने लगा। तो 11 साल से मैं 11th और 12th को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को उम्र ही 30 हो गया। और इस पूरा, हाँ, ये जो वर्ड नजरीन ने लिखा है ना, दैट इज व्हाट इज द रीजन। यस, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इट है। सबसे पहला रीजन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सबसे पहला रीजन ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भैया हमने 10th में तो उखाड़ लिया, अब 12th में भी उखाड़ लेंगे।
बेटा उखड़ जाता है, उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली, 10th और 12th में ना सिलेबस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सिलेबस का बहुत ज्यादा। 10th में तुमने जो बुक पढ़ा होगा, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और लेटेस्ट से वन मोर सब्जेक्ट, नहीं, साइंस एंड साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इतना पकड़ लो, तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस है इतना सारा। खाली फिजिक्स का सिलेबस इतना है। और फिजिक्स और बायो सबसे छोटा सिलेबस है, केमिस्ट्री और मैथ्स तो उससे भी बड़ा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 12th बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बट 12th इजी होता है, मैं ये बता देता हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में ना ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि 12th हार्ड होता है करके। नहीं, 12th इजी होता है, बट 12th को एक चीज लगती है, एंड उसको बोलते हैं हम लोग टाइम एंड फोकस। 12th एक चीज डिमांड करता है, टाइम एंड फोकस। देखो, 10th के बाद ना तुमको सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करना पड़ा था कि मैं क्या करूंगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और कुछ और किसी ने कुछ उखाड़ा है क्या, बताओ जरा। 10th के बाद तुमने क्या किया बताओ? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा कुछ किया है? चैट बॉक्स में लिखो। कुछ भी मिला है क्या तुमको फायदा? कुछ नहीं मिला है, और कुछ मिलने भी नहीं वाला है। 10th में तुम्हारा एम शुड बी 60 प्लस, बस खत्म। 10th के बाद वैसे भी तुमने टाइम पास ही किया है, 10th के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है। मैं मार्च में एग्जाम खत्म, ज्योग्राफी का पेपर छूट गया, और उसके बाद से तो आज तक लगे लगे पड़े सबके। ठीक है, सो ही रहे हम लोग सब, हाँ, यस। बट 10th में 60 के ऊपर आ जाए बस हो गया, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट 12th के बाद बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे एज तो क्या, यू गेट टू चूज योर करियर। ठीक है, करियर लिखा, वो कैंसर लग रहा था मेरे को, बट मैंने उसको करियर लिख दिया। करियर चूज करना पड़ता है। किसी बच्चे को आईटी में इंटरेस्ट है, वो आईटी में जाएगा। उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस में जाएगा। उसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में जाएगा। लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ में जाएगा। उसको साइंस में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, हजार और कोर्सेस है। तो वो करियर डिसाइड होता है। सेकेंडली, तुमको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। करियर और कॉलेज दोनों जरूरी है, दोनों कॉम्बाइंड फैक्टर होती है। क्यों करियर और कॉलेज कंबाइंड फैक्टर है? करियर तो देखो, अगर मेरे को आईटी करना है तो मैं आईटी इंजीनियरिंग कर सकता है, फिर बीएससी आईटी करूंगा। वो हो सकता है कि मैं जय हिंद से करूँ, विजेटीआई से करूँ, या हो सकता है कि मैं वो करतब के किसी सड़े हुए कॉलेज में करूँ। लॉजिक समझ रहे हो? आईटी तो आईटी होता है, तुम किधर भी करो। तुम उसको विजेटीआई से करो या तुम उसको किधर से भी कर लो। ठीक है, बरोबर? लॉजिक समझे ना मेरा बच्चा? एट द एंड ऑफ द डे क्यों मैटर करता है? आईटी तो आईटी होता है ना। कॉलेज का जरूरत क्यों है? पेपर तो सेम ही रहेगा, सिलेबस तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, नॉलेज भी सेम ही रहेगा, बुक भी सेम ही होगा। बट द डिफरेंस इज, कुछ अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं ना, बच्चे का स्पेलिंग मेरे को आता नहीं है, मैं भूल गया। तो 1 मिनट दो बच्चों, मेरा ना लैपटॉप चार्ज पे लगा, क्या था, चार्जिंग खत्म हो गया। हैंग कर मतलब ये होता है। अगर एक अच्छा कॉलेज होता है ना बच्चा, तो उस अच्छे कॉलेज में ना एक कंपनी प्लेसमेंट को आती है। अगर किसी को पता नहीं, अगर किसी को बड़े भाई बहन है, वो गाइड करने वाला तो पता होगा, नहीं तो भी यूट्यूब यूट्यूब कर रहा होता तो उनको आइडिया होगा इस चीज का। बट अगर तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ, अगर 1 मिनट होल्ड करो बच्चा। हाँ, अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है ना, तो तुमको कॉलेज में ही जॉब मिलती है। प्लेसमेंट कंपनीज आती है, तुमको उठा के लेके चली जाती है। वो बोलते हैं कि हमको ये स्टूडेंट अच्छा लगा, इसके पास नॉलेज हमारे काम का है, और हमको ये स्टूडेंट चाहिए। तो तुम होते 21 साल के बाद तुमको जॉब मिल जाती सीधी। मतलब तुमको कहीं भागना भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कॉलेज में कुछ इंटरव्यू देना, बट तुमको भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी एज कम एज अदर स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है तो। क्यों कॉलेज अच्छा चाहिए? क्योंकि एक अच्छे कॉलेज के पास एक टीपीओ सेल होता है। ये वो सेगमेंट होता है कॉलेज का जो कंपनीज को बुलाता है अपने। अगर अच्छा कॉलेज रहेगा तो कंपनीज आएगी, अच्छा कॉलेज नहीं रहेगा तो कंपनीज नहीं आएगा। यानी ये कंपनीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें थी जो बता दिया, जिससे कारण 12th इंपॉर्टेंट होता है। 12th इंपॉर्टेंट यही कुछ कारणों के कारण होता है कि तुमको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अच्छा कोर्स तो मिल ही जाएगा यार, यहाँ नहीं तो कहीं तो भी अच्छा कोर्स तो मिल ही जाएगा, बट एक अच्छा कॉलेज आना जरूरी है। ठीक है, अब कमिंग डाउन टू फिजिक्स। बहुत सीरियस बातें कर दिया, बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर दी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं थोड़ा तो स्टार्ट करना पसंद करूंगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करूं, बोर्ड्स के लिए बात करूं, सीईटी के लिए बात करूं या जेडब्ल्यू के लिए बात करूं, किसी के लिए भी बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, डुअल नेचर प्लान में था बट मैंने सोचा कि थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा तुमको बेसिक्स आ जाएगा, मेरे को बेसिक्स थोड़ा सा बात था, इसलिए डुअल नेचर ही प्लान में था। मैंने मैम को डुअल नेचर ही बोला था बट वी डिसाइडेड टू स्टार्ट। किसी ने स्टार्ट किया है क्या बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गुड। तो देखो नाम पे फोकस करते हैं, इसमें दो नाम है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रो वर्ड अलग है, स्टैटिक वर्ड अलग है। कोई मेरे को बताएगा इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आता है? कोई कोई गेसेस है इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रो ये जो वर्ड होता है वो कहाँ से आता है? यस, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड नजरीन। और सर इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। और कोई बोलेगा स्टैटिक कहाँ से आ रहा है? स्टैटिक वर्ड कहाँ से आ रहा है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एनी गेसेस? रेस्ट। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता हूँ ना, तो इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड रेस्ट। रेस्ट इज स्टैटिक्स। ठीक है, अगर डायनेमिक्स होता है तो इट वॉज मूवमेंट। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, और जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। वो रुका हुआ है, इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम कर रहा बच्चा। पहले ना हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है बेटा? चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुछ भी बकवास चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। ठीक है, अब मैं ना सारे संसार में जो चीज होती है ना उसको लिखता हूँ मैटर। हर चीज जिसको तुम लोग देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कॉफी का मग है। ठीक है, अब ये जो मग है मेरे सामने, ये मग जो चीज है इसको मैं टच कर सकता हूँ तो ये हो गया मैटर। ये क्या हो गया बेटा? मैटर, क्योंकि मैं इसे टच कर सकता हूँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ। देख रहा है ना, ये कॉफी के मग को मैं आराम से टच कर सकता हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ। तो दिस इज बेसिकली मेरा मैटर। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज मेरा मैटर। ठीक है, इसके बाद इसके बाद अगर मान लो मैंने इसमें कॉफी बना दी, ठीक है, और मैंने इसमें कॉफी स्टोर किया, तो इस कॉफी का जो मटेरियल है, जो अंदर है, कॉफी जो है, दैट इज अ लिक्विड। दैट इज अ लिक्विड, और मैं उसको टच कर सकता हूँ, उसे मैं देख सकता हूँ, उसे मैं फील कर सकता हूँ, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, और उसकी जो स्मेल होती है ना, वो कैसे आएगी? डायरेक्ट कॉफी मेरे नाक में घुस रहा है क्या? नहीं यार, उसका स्मेल जो होता है वो गैस के थ्रू मेरे नाक में जा रहा है। तो गैसेस भी एक ऐसी चीज होगी जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसको मैं फील कर सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ। अब हमारे यहाँ एक बच्चे को उठाते हैं, मान लीजिए पुनीत। पुनीत पुनीत भैया, या पुनीत जी नमस्कार, हम आपकी थोड़ी लेने वाले, कृपया करके थोड़ा क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करिएगा। तो मान लो पुनीत मरीन ड्राइव पे बैठा है। ठीक है, मान लीजिए पुनीत मरीन ड्राइव पे बैठा और उनके साथ बैठा। ठीक है, उनके साथ बैठा, वो किसके साथ बैठा मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा एक रोमांटिक सा बारिश का मौसम है, बादल है सर पे, और बहुत ही अच्छा शाम का समय चल रहा है। अब तुम लोग समझ रहे हो, बच्चा उधर बैठा इतना दूर गया है, कुछ तो होगा ही। ठीक है, वो बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे दोनों उस समय। अच्छा, अगर किसी ने देखा है मरीन ड्राइव तो वहां पे पत्थर है, बहुत सारे स्टोन्स को उन्होंने अलाइन करके सीटिंग बनाया। तो अब जहाँ बैठे हैं वो तो सॉलिड स्टेट हो गया, वो सॉलिड मटेरियल हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, जिसके बाजू में बैठे हैं वो भी तो एक मनुष्य है। ठीक है, तो ही फील कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली मैटर फील हो रहा है एक दूसरे को। देन कैसा होता है ना, इन लोग ऐसा प्लान बनाते हैं, चलो कुछ करते हैं, और उसी समय एक समंदर की जोरदार लहरें आ रही है और मुंह पे लग जाती है दोनों के। तो कुछ करने का मूड जो रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है, पूरा नमकीन नमकीन हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? बेसिकली लिक्विड, एंड ऑल्सो इट डज मैटर बिकॉज यू कैन फील दैट थिंग, राइट? हाँ,
अब पुनीत के दिल में भी दर्द हो रहा है, लेकिन हम उसके दर्द का डिस्कशन नहीं करेंगे। और फाइनली कैसा होता है ना, वो जो पानी आ रही है ना समुद्र की लहरों से, वो बहुत गंदी होती है, ठीक है, उससे भी बहुत सारी स्मेल हो रही है, उसका तो मूड और खराब हो जाता है। पुनीत इज लाइक कि जाने दे यार, आज मूड खराब हो गया, शी इज लाइक कि ओके गेट लॉस्ट। सो व्हाट हैपेंस नाउ इज, यहाँ पे पूरा मूड बिगड़ गया, लेकिन हमने यहाँ पे तीनों स्टेट ऑफ मैटर का एक्सपीरियंस कर दिया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस और दिल में दर्द, चार चीजें एक्सपीरियंस की, सॉलिड लिक्विड एंड गैस और दिल में दर्द। पुनीत के दिल में क्या था, बहुत सारा प्यार, बट क्या हम प्यार को मैटर बोल सकते हैं? पुनीत, क्या आप प्यार को मैटर कह सकते हो? नहीं, क्योंकि मैटर, प्यार के चक्कर में मैटर होता है, बट प्यार मैटर नहीं होता है, बात समझ में? सो मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन एग्जिस्ट, एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, जिसे भी आप चूज कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। एनीथिंग दैट कुड बी सेंस्ड विल बी रिफर्ड एज मैटर। कोई भी चीज आप सेंस कर सकते हैं ना, उसको मैटर कहते हैं। अब अगर किसी के दिल में बहुत सारा प्यार है किसी और के लिए, तो उसे हम लोग मैटर नहीं कहेंगे, ठीक है? तुम्हारा प्यार तुम्हारे जेब में रखो, इट इज यूजलेस। एनीथिंग दैट वी कुड टच, स्मेल, सी, आंखों से देख सके, तो हम उसे मैटर कहेंगे, ठीक है? और मैटर की ना दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके बिना मैटर हो ही नहीं सकता, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज मास, ठीक है? मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर मैटर है तो मास है, अगर मैटर है कहीं पे तो मास है, बिना मास के मैटर हो ही नहीं सकता, बरोबर? क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को मास है? क्या तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मास है? पूछ रहा हूं मैं, टाइप यस और नो। यस। क्या तुम्हारे प्रोटॉन को मास है? यस। क्या मेरे न्यूट्रॉन्स को मास है? यस। कितना मास है वो नहीं पूछूंगा, बट है मास, राइट? यस, वेरी गुड। तो अगर मैं सोच रहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मास है, मतलब हर बेसिक चीज को मास है, हर बेसिक चीज को मास है, बात समझ रहा? तो मास इज समथिंग दैट इज always going to be there. It is something that is always going to be there if it is matter. If it is matter. बात समझ में? Then there is another thing called as charge. मैटर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब मैं ये नहीं बोलता कि चार्ज हर चीज के साथ होती है, हर जगह जहां मैटर है वहां पे चार्ज है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स भी मैटर होती है और उनके पास चार्ज 0 होता है, ठीक है? बट मैटर इज समथिंग जिसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग चार्ज लिखते हैं। जनरली चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम मास को स्मॉल एम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम सेइंग जनरली क्योंकि कभी कभी हम लोग मास को कैपिटल एम और चार्ज को स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है? अब मैं चार्जेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? चार्जेस, एनीबडी? कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? टू टाइप ऑफ चार्जेस, यस। कौन से दो चार्जेस होते हैं, कौन से दो टाइप के चार्जेस होते हैं बच्चों, बताओ जरा, फटाफट बता दो कि कौन से वो दो टाइप के चार्जेस है। ये वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। दोनों के एक एक एग्जाम्पल बताओ। पॉजिटिव चार्जेस के कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में है तो बताओ जरा फटाफट। ऐसे कौन से चार्जेस है जो पॉजिटिव है और तुम्हें पता है? यस। पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल जो आ सकता है दैट इज प्रोटॉन, और नेगेटिव का जो एक एग्जाम्पल आ सकता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, बरोबर? लेकिन सिर्फ प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे। बट मैं यहाँ पे एक और पार्टिकल के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम इस 12th स्टैंडर्ड में यूज करने वाले हैं, काफी दफे यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दिया जाए, ठीक है? ओ ओ ओ ओ, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो मिस्टेक कर दिया मैंने। एक सेकंड, ठीक है? अब नेगेटिव के लिए आई विल एड्रेस समथिंग कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स जो होता है ना, उनके ऊपर ना दो पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 होता है उनका पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल्स का -1 होता है चार्ज। I'll not just write it as +2 or -1, I'll write it as +2e
n minus 1 e। अपन बोलेगा सर व्हाट इज e, e पे आएंगे, थोड़ा सा मेरे को। When I talk about the electron, whenever I talk about an electron, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे। उसके चार्ज को हम लोग लिखते हैं as E, and it is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। C का मतलब होता है कूलम, कूलम is the unit of electric charge, ठीक है। C का मतलब होता है कूलम, and कूलम is the unit of electric charge, ठीक है। this 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। बताऊंगा प्लस टू का चार्ज क्या होता है बताऊं पहले, लेकिन अभी ना सब लोग ई के बारे में पढ़ लो। इट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम में, याद रख लो। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो आपने माइनस 1.6 क्यों नहीं लिखा? ठीक है, माइनस 1.6 नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको अलग से लिखने वाला। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, समझ रहे हो? मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, एक 1 e का वैल्यू जो है दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, एंड द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज नेगेटिव। वहीं पे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में सोचा तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। इतना ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसको मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME भी लिखूंगा, ठीक है, नॉट जस्ट दिस मच, ठीक है। अब लेट्स नाउ टॉक अबाउट अ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the nature of this charge is positive. Nature of this charge is positive. And if I want to calculate the mass of a proton, it is 1.672 into 10 raised to minus 27 kilograms. देखो 1.6 into 10 raised to minus 27 kilograms is the mass of a proton, and it is found that if I want to calculate the mass of one proton, I will have to invest something around 1850 electrons. 1850 इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड अगर मैंने जमा किया और उनके मासेस को ऐड किया, तब जाके कहीं मेरा एक प्रोटॉन का, एक सिंगल प्रोटॉन का मास बनता है। मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा हल्का है, एक प्रोटॉन से भी 1000 गुना हल्का ही है इलेक्ट्रॉन। मतलब इमेजिन कर सकते हैं तुम लोग कि कितना हल्का होने वाला है। तो सबसे लाइट वेट मटेरियल अगर किसी ने पूछा, द लाइटेस्ट मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, अगर 12th स्टैंडर्ड तक पूछेंगे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे बेटा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया सबको? Type a yes in the chat box if you understand, if you understood, sorry। अभी तक जो भी कुछ समझा है, सब समझा है तो जरा टाइप कर दो यस 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 यस। सर आप बहुत अच्छे हो सर, सर आप बहुत प्यारा पढ़ाते हो सर, सर वी लव यू सर, ऐसा सब टाइप करो। ओके गुड। सो अब मैंने एक मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। मैं खुद के तारीफ सुनने की तो मेरे को बहुत गंदी आदत है, तारीफ तो कहते थे मैं खुद ही कर लेता हूँ, अगर नहीं किया किसी ने तो। आई एम ए नार्सिसिस्ट आई गेस। देन कम्स न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। सब न्यूट्रॉन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, सॉरी, द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द मास ऑफ अ प्रोटॉन। नहीं नहीं, मैं ऊपर का दिखाऊंगा बेटा, लास्ट में ना सब कॉपी करने का मौका मिलेगा, डोंट वरी। तो लास्ट जब 20 मिनट्स रहेगा ना क्लास खत्म होने को, तब मैं तुमको सब कॉपी करने को दूंगा, डरो बिल्कुल। अभी आप लोग से सुनो जो मैं बकवास करता हूँ, ठीक है। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.677 into 10 raised to minus 27 kilograms. That is quite similar to the mass of a proton. प्रोटॉन के मास के काफी ज्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन, the charge on a neutron is 0. It is not positive, it is not negative. 0 is a neutral number. It is not positive, it is not negative. ठीक है। अब हमने चार्जेस के बारे में तो पढ़ लिया, अब कुछ और बेसिक चीजें। हमारा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब ये चार्जेस रेस्ट में भी हो सकते हैं, ये चार्जेस मोशन में भी हो सकते हैं। जब ये चार्जेस रेस्ट पे होते हैं ना बच्चों, तो हम इसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस समय एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या कहते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, देख रहे हो सब पेड़। हमारे पास एक छोटा सा टॉमी है, टॉमी मतलब भाव वाला टॉमी, कुत्ता है एक छोटा। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द कुत्ता। कुत्ते की शेफ्टी बहुत बड़ी है। और कुत्तों में अगर तुमको पता है, हम डॉग्स में ना 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 कूलम्स बेटा। ठीक है, वापस कमिंग बैक टू कुत्ता। कुत्ते लोग का पॉइंट क्या रहता है पता है? जहां पे उनको अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती है, जैसे इसको ये बोलना चाहता है कि नहीं ये मेरा पेड़ है, मेरा, ये मेरा पेड़ है, इस पे किसी और का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे वो सुसु कर देता है। क्या करके आता है बेटा? सुसु कर देता है। तो जैसे दूसरा कुत्ता आता है ना, तो वो सूंघ लेता है, यो यहाँ पे सुसु किया है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता करके। तो दूसरा वाला कुत्ता भाग जाता है। दूसरा वाला कुत्ता वो रुकता नहीं, वो वहीं पे भाग जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पे सुसु कर दी। बात समझ में? उनका सुसु नहीं जहर है लगता है मेरे को। लॉजिक है कि यहाँ पे ये जो एरिया बन गया ना बेटा, ये सुसु वाला जो एरिया बन गया, ये बेसिकली क्या, उसका फील्ड बन गया था। ये क्या बन गया था बेटा? उसका फील्ड बन गया था, ये कुत्ते का फील्ड था। बात समझ रहे हो? ठीक है। सो यहाँ पे कुत्तों का इलाका होता है, वैसे ही चार्जेस का भी एक इलाका होता है जिसके अंदर उसका चलता है। इसके अंदर कोई दूसरा आ नहीं सकता, अगर आएगा तो फिर उसको थोड़ा सा कुछ झेलना पड़ेगा। एंड दैट इलाका इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इलाका इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस स्टेटमेंट लाइक चार्जेस? किस किस को ये स्टेटमेंट पता है? रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, कितने लोग को ये लाइन पता है? बरोबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसको पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाएंगे तो उनके बीच में प्रेम नहीं होगा। उनके बीच में प्रेम नहीं होगा, वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से, वो दूर दूर जाएंगे। ये इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वहीं पे अगर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या कहाँ जाएंगे बेटा? एक दूसरे से दूर जाएंगे। बात समझ में आया? ये क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट ये पॉजिटिव चार्ज को इस वाले नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने का पूरा अधिकार है। ये वाले नेगेटिव को इस पॉजिटिव के पास जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। बात समझ में आया? तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ सॉरी रिपेल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पे ना मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका एक इलाका है। वो बोलता है कि मेरा जो फोर्सेस है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, रिपल्शन मतलब धक्का देने वाला फोर्सेस, अट्रैक्शन का मतलब होता है ए बेबी कम ऑन वाला फोर्सेस, अट्रैक्शन मतलब उसको अपने पास बुलाने वाला फोर्सेस। बात समझ में? व्हाट हैपेंस अगर बाहर कोई चार्ज ऐसा इधर किधर पड़ा है, यहाँ पे किधर तो भी एक चार्ज पड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनमें से ही अगर एक चार्ज अंदर आने की कोशिश करेगा, तो इसको हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अट्रैक्शन या रिपल्शन झेलना पड़ेगा, कोई फोर्सेस को झेलना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ये क्या है? ये उसका इलाका है, इस इलाके के अंदर ही उसके फोर्सेस एक्टिव है, यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये पूरी दुनिया में नोबडी गिव्स अ शिट, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ज अंदर क्या बैठा है करके। बात समझ में आया? लेकिन बाकी बाहर रहेगा तो नोबडी वांट्स टू सी, बट अंदर आ गया ना तो वो अंदर उसका जादू चलता है। उसका क्या चलता है अंदर बेटा? उसका जादू चलता है। बात समझ में? दैट इज द स्टोरी of electric field. Electric field is a range of space in which the electric forces of a charge is active. लिख लेता हूं मैं, electric field is the range or periphery in which the electric forces of a charge are active. ये वो एरिया है जिसके अंदर उसके चार्जेस जो है वो एक्टिव रहेंगे। बात समझ में आ गया सबको?
अरे यस टाइप करो अगर समझ गए तो, ऐसा क्यों शर्मा रहे हो? वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका स्ट्रेंथ भी तो होगा ना। उसके स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब आपको आज से जीवन भर याद रहे। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैं उसे एक्सप्रेस करता हूँ यूजिंग द लेटर कैपिटल ई। कैसे एक्सप्रेस करता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को? कैपिटल ई। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट कर दिया। अब एक्सटर्नली अगर कोई चार्ज आता है क्यू, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो जो फोर्स उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज एफ डिवाइडेड बाय क्यू। व्हाट इट इज? एफ डिवाइडेड बाय क्यू। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज को एक्सपीरियंस करना पड़ता है दैट इज डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, दैट डिवाइडेड बाय उसका चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लॉजिक समझा सबको? ये पेरीफेरी का मतलब होता है एरिया। ठीक है। सो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया। अब यही चार्जेस अगर मोशन में जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग मालूम है क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी द मैथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी स्टडी द मैथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। और इसमें क्या क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। दो टाइप की फील्ड्स क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्जेस मोशन में ही है, बट जब वो मोशन में है ना तो वो कभी कभी ना एनर्जी रेडिएट करती है। क्या रेडिएट करती है बेटा? एनर्जी रेडिएट करती है। तब तुम्हारा टॉपिक का नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद है तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था? तो वो जो था ना वो बेसिकली चार्जेस थी जो मूव कर रही थी, और उस मूवमेंट के दौरान वो एनर्जी भी रेडिएट कर रही थी। करंट चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मतलब चार्जेस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। और हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे दैट इज मेजॉरिटी टाइम दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या ये स्लाइड सबको समझ में आया? क्या इतना जो मैंने बकवास किया है सबको समझा? कुछ बेसिक चीजें जैसे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आपको 11th से 12th में काम आएगी, वो मैं सिखाऊंगा अभी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, बस इतना सबको समझा क्या? वेरी गुड, क्या बात है, सही है सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपीट करो। व्हाट इज एफ? एफ एफ इज फोर्स बेटा, एफ इज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो बता देता हूँ। जैसे मान लेते कि यहाँ पे मेरे पास, नाम लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे ना कहीं तो एक रैंडम स्पेस में मेरे पास एक फोर्स है, एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है। अब ये चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो ऑब्वियसली इसका एक स्पेस बनेगा ना, इसके आजू बाजू उसका एक एरिया बन जाएगा जिसके अंदर उसका फोर्स जो है वो इफेक्टिव है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, इसके अंदर एक कलर दे देते हैं हम लोग। कौन सा दे? लाइट कलर देते हैं। हाँ। तो ये उसका जो है ये उसका इलाका बन गया। ये क्या बन गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और फिर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्या? मैं बोलता हूँ कि मैं बाहर से ना कोई चार्ज को अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेके आ गया। तो मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्लस क्यू नॉट। कौन सा चार्ज बाहर से अंदर आया बेटा? चार्ज आया क्यू नॉट। क्यू नॉट जो चार्ज है ना वो भी बेटा कौन सा है? वो पॉजिटिव है। वो क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। रिपल्शन का मतलब क्या आएगा? फोर्स आएगा, है ना, फोर्स आएगा। किसने एक्सपीरियंस करना है? क्यू नॉट ने एक्सपीरियंस करना है। एंड इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द न्यू चार्ज। एक्सपीरियंस बाय द न्यू चार्ज, तो ये नया चार्ज बाहर से अंदर आया ना, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना दैट इज कॉल्ड एज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये F जो था ये फोर्स है और Q नॉट जो है ना वो एक्सटर्नल चार्ज है। क्या ये लॉजिक सबको समझा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? अब फोर्स कितना है वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, और फिलहाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझा क्या बच्चा? यस, वेरी गुड। अब लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज बेसिकली गिवन बाय कूलम्स लॉ। अब जैसा सबने बोल दिया कि सर हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट अट्रैक्शन के लिए तो फोर्स का होना आवश्यक है। अगर फोर्स का होना जरूरी है तो कितना फोर्स हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? हम लोग ऐसे उठे छुटे नहीं बोल सकते कि फोर्स होगा करके, बराबर? ऐसा बोलना इज अ बैड आइडिया। हमको बताना पड़ेगा कि फोर्स होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो मैं मानता कि यहाँ पे मेरे पास दो चार्जेस है। ये चार्ज है मेरा Q1 और ये चार्ज है मेरा Q2। ठीक है, इन दोनों को मैंने दूर रखा है विद अ डिस्टेंस लेट्स से r। कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दैट मीन्स कि अगर मैंने उनका चार्ज का वैल्यू बढ़ा दिया तो उनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर बढ़ जाएगा और इवेंचुअली जो उनके बीच में फोर्सेस है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। बात समझ रहा है? F21 और F12, क्या लॉजिक सबको समझ में आया? A21 और 12 का। ये 2 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड, किसने डाला? फर्स्ट ने डाला। ये 1 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट, किसने डाला? सेकंड ने डाला। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जो F12 और F21 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा तुमको, डोंट वरी। ये लॉजिक बोलता है कि जो कूलम्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बिटवीन देम। मतलब जितना ज्यादा चार्जेस होगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना बेटा उतना कम फोर्स होगा, उतना कम फोर्स होने वाला है। मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं इस कांस्टेंट को कैपिटल के। व्हाट इज दिस कैपिटल के? कैपिटल के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। अब देखो सर कैपिटल के अंदर स्मॉल के ला रहे हो, क्या है आपका? ठीक है, मैं बता देता हूँ कुछ चीजें। ये कैपिटल के का जो मेजर एक्सप्रेशन है वो ऐसा कुछ आता है। देखो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस जो वर्ड है ना, फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस जो वर्ड है बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है या फिर एयर को या फिर वैक्यूम को। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एयर को या फिर वैक्यूम को। एप्सिलॉन नॉट क्या मीनिंग क्या है एप्सिलॉन नॉट का? ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे लिख के बता दिया, बट इसका मतलब क्या है? द आंसर इज कि मान लो तुमने एक स्क्वायर एरिया लिया हवा में। हवा में ना आजू बाजू तुम्हारे, इमेजिन करो तुम्हारी दीवार पे, तुम जहाँ पे बैठो तुम्हारे आजू बाजू दीवार होगी, बरोबर? उस दीवार में सोचो कि 1 मीटर का तुमने स्क्वायर अज्यूम किया, 1 मीटर का एरिया। ठीक है, दीवार के उस पार तुमने एक 1 कूलम रखा और दीवार के उस पार भी तुमने एक 1 कूलम रखा। मतलब मान लो मेरे हाथ को देखो स्क्रीन पर, अगर तुमको दिख रहा है तो मेरे को यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है मेरा चेहरा, आई डोंट नो तुमको दिख रहा है तो फिर तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। मैंने हाथ रखा है यहाँ पे, ठीक है, हाथ के इस पर मैंने 1 कूलम चार्ज रखना है और उस पर मैंने 1 कूलम चार्ज रखना है। ये हाथ जो है ये 1 मीटर का स्क्वायर है। ये हाथ जो है ना बेटा, हाथ देख रहे हो, ये 1 मीटर का स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा है। और उस समय मैं देखता हूँ कि कितना फोर्सेस इस साइड से उस पार जाता है।
ठीक है, कितना फोर्सेस वन साइड से दूसरी तरफ जाता है, बात समझ में? आप एक कार्डबोर्ड का शीट ले लो, नोटबुक ले लो, नोटबुक के इस तरफ एक चार्ज रखो, उस तरफ एक चार्ज रखो, देखो कितना चार्जेस जाता है। वैसा इमेजिन, वैसा इमेजिन करके देखो। दैट इज एप्सिलॉन। तुमको पता चलेगा कि एक सेकेंड के अंदर 8.85 इंटू सॉरी 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो जाता है। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? क्या ये लॉजिक सबको समझा बच्चों? वेरी गुड। देन कम्स द स्मॉल लिटिल k. द स्मॉल k इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कुछ कुछ जगह पे ना रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला गया है, दो नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k होता है ना बच्चों, फॉर एयर इट इज 1 एंड फॉर मेटल्स इट इज इंफिनिटी। ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा वैल्यू जो बताता है कि मेरा मटेरियल जो है वो कितना अच्छा इंसुलेटर है। अगर k का वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है तो वो अच्छा इंसुलेटर नहीं है, कम है तो वो अच्छा इंसुलेटर है। जैसे एयर का वैल्यू कम है तो वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, बट वो ज्यादा है मेटल के लिए मतलब वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, क्या ये लॉजिक सबको समझा? ओके, आई विल रिपीट एवरीथिंग इन शॉर्ट, डोंट वरी। मैं पूरा ही वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा कूलम्स लॉ। ठीक है सर, कूल्स की वैल्यू है 8.85। वो कूल्स बेटा, इट इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये जो है ना ये EO नहीं है, इट इज एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब एप्सिलॉन जीरो। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसी और चीज का वैल्यू है ही नहीं। 8.85 इंटू 10⁻12 सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के लिए और किसी के लिए नहीं। आज तक मैंने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है उसमें ये कहीं पे भी और ये नंबर किसी को असाइन नहीं किया। ठीक है, अब लेट मी जस्ट रिपीट कूल। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा और विस्तार में अच्छे से लिखता। सो F becomes 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square। अब फॉर एयर K का वैल्यू इज 1, क्योंकि K का वैल्यू इज 1 F becomes 1, स्मॉल k का वैल्यू इज 1, F becomes 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। 1/4 pi epsilon naught तुम चाहो तो इसमें वैल्यू डाल लेना। सम्स वगैरह में ना तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻9, कोई तुमको कभी नहीं रोकेगा। सम्स वगैरह में 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हो। कूलम का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 नहीं है बेटा। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। फिलहाल सबके लिए मैं फिर से कूलम का बता रहा हूँ। ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव होंगी या रिपल्सिव। दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया मैंने कैपिटल के, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस ड्रामा। ठीक है, कैपिटल के जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के का वैल्यू जो होगा एयर के लिए, एयर के लिए टेस्ट 1। तो अगर मैंने यहाँ पे के की जगह पे 1 डाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर मान लो मैंने एटमॉस्फेयर में या फिर हवा में एक मीटर का स्क्वायर इमेजिन किया, उस स्क्वायर के एक पार मैंने रखा 1 कूलम और दूसरे पार मैंने रखा दूसरा कूलम, तो दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगी, उसको मैंने लिखा है as 8.85 इंटू 10⁻12। के बनता है के। दिस लिटिल के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये वो नंबर है जो बताता है कि भैया मेरा ये कितना होगा, क्या कितना होगा, इंसुलेटर कितना अच्छा है। अगर मेरा इंसुलेटर बहुत अच्छा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। अगर मेरा इंसुलेटर बहुत खराब है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 है, 80। एज कंपेयर टू एयर, वाटर एक अच्छा कंडक्टर है, गंदा इंसुलेटर है। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया?
समझे कि नहीं बाबू? हाँ, समझ गए। कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया, बाकी लोग प्रेम संगिनी के साथ बात कर रहे हो नालायक। देखो मेरा रिप्लाई नहीं दोगे तो जिंदगी भर सिंगल रहोगे। 7 बच्चे जो अपनी संगिनी के साथ बात कर रहे हो। देखो वो छोड़ के जाएगी, मैं नहीं जाने वाला तुमको छोड़ के। वो काट देगी, मैं नहीं काटने वाला, मैं रहूंगा आखिरी तक। कटेगा बेटा कटेगा, दूसरी जगह में ध्यान दो, इधर ही ध्यान दो। अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं स्नैपचैट, और मैं बाकी वेबसाइट्स के तो नाम बोलना नहीं चाहता वरना वैसा लगेगा नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हो करके। बट मत यूज करो बाकी सब कुछ। सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए खराब है वो। 2 बच्चे अभी भी गलत जगह ध्यान है उनका। ऐसा क्या करते हो तुम लोग? वो बुलाएगा तो फटाफट, मैं बुलाएगा तो आएगा नहीं तुम लोग, ऐसा कैसा चल बे? चलो आ जाओ वापस से। कुछ है बच्चे नालायक वाले अभी भी इधर उधर मुंह मार रहे हैं। अभी भी 2 बच्चे हैं जो इधर उधर। सर आज के लेक्चर के नोट्स मैम को सेंड करना, ग्रुप पे सेंड कर देंगे। डो नॉट वरी बेटा, मैं तुमको अभी लिखा के लूंगा। वो ग्रुप पे जो सेंड करने का काम होता है ना, नो बडी कॉपीज इट लेटर। इसलिए मैं ग्रुप पे मैं मैम को तो सेंड कर दूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अभी लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें हम लोग लिख लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया बेटा? वो कांस्टेंट होता है। जब भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी हटानी होती है ना, तो आपको एक नंबर ऐड करना पड़ता है, जिसको जो इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यू। ठीक है, चलो अब डाइपोल। दिस इज द लास्ट बेसिक दैट वी नीड टू नो। डाइपोल में 2 वर्ड है, हम इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं as डाई एंड पोल। एज द नेम से, डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है एंड्स। तो टेक्निकली इट इज 2 ends। डाइपोल इज बेसिकली 2 ends। सो अगर मान लो ठीक है, मेरे पास कोई भी चीज, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक एंड जो है, एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव है, तो मैं इसे डाइपोल कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों? डाइपोल कहूंगा। बात समझ में? डाइपोल इज जस्ट लाइक 2 ends of the same material, 2 ends of the same material with different polarities. Let me just write it down. 2 ends of same material with opposite polarities is called as dipole. जैसे यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं डाइपोल। हम इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। बात समझ में? मान लेते हैं कि इनके बीच में जो लेंथ है दैट इज 2L। तो इनका डाइपोल का एक मोमेंट आता है जिसको हम लोग लिखते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका वैल्यू होता है Q इंटू 2L। याद रखना, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स है 12th स्टैंडर्ड के लिए। 11th स्टैंडर्ड की बेसिक्स है जो आपको 12th में काम आएगी। 4 बच्चे फिर से व्हाट्सएप कर रहे एक दूसरे को, इंस्टाग्राम पे लग गए फिर से। ऐसा नोई चौल बे बेटा, नोई चौल बे। हम तुम्हें वो दे रहे हैं जो तुमको कोई नहीं दे सकता, वो भी नहीं। ठीक है, P is equal to Q into 2L. What is P is equal to Q into 2L? Q is charge and 2L is the distance between the two charges. What is 2L? The distance between the two positive and negative charges. ठीक है, and the last topic for today is electric lines of forces. ठीक है, ध्यान से देखना। ये मेरा एक चार्ज है पॉजिटिव, ये मेरा एक चार्ज है, लेट जस्ट से दैट्स नेगेटिव। इट इज अज्यूम्ड कि इनके बीच में कुछ फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, जो भी है, कुछ फोर्सेस होंगे।
पोलैरिटी, एक सेकंड ना बच्चों, एक बच्चे का डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस का जो वैल्यू होता है ना उसको पोलैरिटी बोलते हैं। एंड इफ आई कंसिडर अबाउट सर डायमेंशन, वो तो हम लोग डेराइव कर सकते हैं। 2L जो चीज है ना बेटा, वो 2L इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मैंने उनके डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम लोग 2L लिखते हैं। 10 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम लोग 2L लिखते हैं। कुछ बुक्स में तुम लोग इसको D लिखोगे। अगर जैसे मैं कुछ JEE का बुक्स देखता ना तो वहां पे इसको D लिखा गया है। तो मैं वहां पे कुछ बच्चे इसको P इज इक्वल टू QD पढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में जब वो यूपी बिहार बोर्ड्स हुए, फिर तुम्हारा गुजरात का बोर्ड हो गया, तो वहां पे बच्चे जो है ना उसको डी पढ़ते हैं। डी फॉर डी, 2L नहीं पढ़ते। महाराष्ट्र में हम लोग का 2L यूज करने का कन्वेंशन है, वहां पे बच्चे डी यूज करते हैं। तो कुछ JEE के बुक्स में ना तुमको, JEE और नीट के बुक्स में तुमको P इज इक्वल टू QD दिखेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट जस्ट द डिस्टेंस। I did not calculate the dimensions of electric dipole because Q इंटू लेंथ है ना, Q का डायमेंशन क्या आएगा? चार्ज का डायमेंशन आता है मेरा IT, Q इंटू 2L है, बरोबर। Q का डायमेंशन आता है मेरा I1 रेस टू T1, और लेंथ का डायमेंशन आता है मेरा L1। तो इवेंचुअली मेरा आंसर आ गया I1 L1 T1, खत्म। दैट्स इट, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं आराम से। कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बेटा कैसा होता है ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव तो नेगेटिव से प्रेम है, पॉजिटिव को क्या है, नेगेटिव के साथ प्रेम है। तो वो प्रेम कैसे जाता है, वो यहाँ से कुछ फोर्सेस भेजेगा जो नेगेटिव की तरफ जाएगा। देख रहे हो, ये फोर्सेस पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस है, मैं ये लाइंस को एक्सपीरियंसेस के अनुसार ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाई नहीं देती है, लेट्स जस्ट से दैट, ये दिखाई देने वाली लाइंस नहीं है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आती है। मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है, उस अनुसार मैंने उधर लाइंस बनाए, और यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज है, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे लाइंस बनाए। अगर वो पॉजिटिव के नजदीक है तो वो निकलेगी बाहर की तरफ, अगर वो नेगेटिव के नजदीक है तो वो नेगेटिव के अंदर जाने वाली लाइन, नेगेटिव के अंदर जाने वाली लाइन है। नेगेटिव सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव क्या करता है, सारी चीजों को फेंक देता है। बात समझ में? ये मेरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। जनरली ये सारे लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। जो मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप सबको पता रहे, अगर ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब हर जगह इक्वल अमाउंट में लाइंस है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर जगह जो फोर्सेस होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो सेम होगा। और अगर ये अनइक्वली स्पेस्ड है, रैंडमली स्पेस्ड है, ठीक है, वो इक्वली स्पेस नहीं है, यहाँ पे ज्यादा गर्दी, यहाँ पे कम गर्दी, यहाँ पे बिल्कुल भी गर्दी नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो रैंडमली स्पेस्ड है, तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चौथा पॉइंट जो मैं बताना, सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, नहीं नहीं, देयर इज नो डिफरेंस शिवम, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ही चीज, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां ज्यादा गर्दी है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर पार्ट, जहां पे गर्दी नहीं है दैट इज अ वीकर पार्ट। ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आ गया? टाइप a yes in the chat box if you have understood the entire story। सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सब कुछ जो जो मैंने पढ़ा है, वेरी गुड। सो नाउ इट इज टाइम कि आप लोग ये सारा का सारा कॉपी करना शुरू कर दो। 15 मिनट बचे हैं आपके पास, 15 मिनट आपको कॉपी करना है लगातार बिना रुके, ठीक है। बिना रुके कॉपी करना है, सब लोग शुरू हो जाओ। और ये सारी चीजों का ना अगले लेक्चर में ना पढ़ के रखना है आप लोगों ने, बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू विल रिक्वायर टू आंसर दिस। सर ह्यूमन सेल से बना है, ह्यूमन बॉडी सेल से बना है या फिर इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर सेल बनाते हैं, तो वो सेल्स ने पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो जनरेट कर के लिए। ह्यूमन
सेल्स, ह्यूमन बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उस बाकी चीजों से बनी है, सेल्स बनी है, और वो हमारे ह्यूमन बॉडी को तैयार करती है सेल्स। और कॉपी हो जाए ना बच्चा लोग, तो चैट बॉक्स में लिखना कि सर हो गया कॉपी करके। डाइपोल इज अ वेक्टर, डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बच्चे ने डन लिखा है, बाकी 3, मेरे को 5 अगर डन दिखते हैं तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। 5 डन दिखने चाहिए बस। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत कुछ। सर 1 MP का वैल्यू क्या लिखा है? MP इज मास ऑफ अ प्रोटॉन। सर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द नॉन, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ। ग्रीन बॉक्स आ रहा है स्क्रीन पे, अच्छा दिखा नहीं रहा बराबर। Screen is not visible. Please remove that green box. Our screen is not visible. Okay. That green box is basically where I read all your chats. तो वो मेरे को चाहिए। 18.5 है ना? 1850 है बेटा, 18.5 नहीं है, 1850 है, 1850 है। I will not be able to. Okay. I will not be able to read your chats अगर वो green box हटा दिया तो। I can make it a little short, I guess. Give me a second. छोटा कर सकता हूँ, हाँ छोटा कर दिया, फिर एक ही चैट दिखेगा बस। Once you're done writing, type DONE done so that I can 5 done होने के बाद मैं चेंज कर दूँ। One Tanvi, your question about 1 MP. But this 1 MP is basically the mass of 1 proton that is equal to the mass of 1850 electrons. 1850 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू द मास 1 प्रोटॉन। मैंने वहां पे वो लिखा है। Do not worry अगर कुछ मिस होता है तो, because all of this will be available on the notes that I'll send you. कुछ मिस हुआ तो सब साइड में रख सकते हो, सब नोट्स मिलेगा तुमको। I'm only giving this because बहुत सारे बच्चे के क्लास पर तुम्हारे लिखना पसंद नहीं करते। L power 1 means length power 1 है बेटा। Dipole is a scalar quantity, dipole moment is a vector quantity. जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, Q into 12 PL P का वैल्यू, that is a dipole moment. डन 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 डन। आखिरी स्लाइड है, ये लिखो और फिर आप लोग जा सकते हो जाएगा कॉपी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगले लेक्चर में मिलेंगे और बातें करेंगे।